दो दो मार्क्स के लिए तीनों है। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही टॉपिक से डिफाइन होगा। समझ, ये हेडिंग पूरा दे देना है। इसके बाद बारी बारी से पहले तीनों एक ही बार समझ लेंगे और तब जा करके तीनों के बारे में लिखेंगे, क्योंकि तीनों को समझना है तो एक ही कॉन्सेप्ट पर समझेंगे। आवाज पीछे तक सुनाई दे रहा है? पीछे आवाज सुनाई दे रहा है? अब सुनिए ध्यान से। विद्युत वाहक बल पहले समझते हैं। इसमें हम कोई कुंजी नहीं लगाए हैं। एक सेल है, एक प्रतिरोध है, ठीक है। सेल कैसे बनता है क्या आपको जानकारी है? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं जानते? सेल कैसे बनता है, सेल का मतलब क्या है, ये समझ में आना चाहिए। देखिए, सेल आप लोगों को केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से जानना है, अभी मैं भी इसमें भी बता दे रहा हूँ सेल क्या है। सेल बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा कुचालक से बना हुआ बर्तन हो, कुचालक पदार्थ से बना हुआ बर्तन, जिसमें हम कुछ ऐसी चीजों को मिला सकें, इसमें कुछ ऐसा चीज डाल सकें जो हमें धन आयन और ऋण आयन ये दोनों देता हो। अगर ये दोनों चीज इसमें मौजूद है तो उस कंडीशन में अगर हम इसमें 2 गो छड़ डाल दें, एक छड़ कॉपर का और एक छड़ मान के चलिए जिंक का, ठीक है, तो कॉपर और जिंक का अगर ये छड़ अगर हम डाल देते हैं तो उस कंडीशन में ये वाले पर हमको पॉजिटिव चार्ज मिलने लगता है और इस पे नेगेटिव चार्ज मिलने लगता है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज मिलने लगेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज मिलने लगेगा तो उस कंडीशन में हम इसे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैथोड बोल देते हैं, और सॉरी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे एनोड बोल देते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और इससे अगर हम कोई बल्ब जोड़ दें
ठीक है, तो बल्ब जलने लगेगा। सीधे सीधे समझ लो कि दो गो एनोड और कैथोड रहे, कोई ऐसा डिवाइस हो कि एक एनोड हो एक कैथोड हो, एक हमें प्लस चार्ज दे रहा हो एक क्या दे रहा हो माइनस चार्ज, तो इस पूरे डिवाइस को हम लोग सेल कहते हैं। हमारे मोबाइल में भी सेल होता है, मोबाइल में अंदर बैटरी होती है ना, तो बहुत सारे सेल मिला करके, मतलब एक सेल अगर है तो इसी में बहुत सारे सेल जोड़ जाते हैं और बहुत सारे सेलों को जोड़ करके एक जितना वोल्टेज चाहिए उस वोल्टेज का आपको एक सेल तैयार होता है। सेलों के समूह को सेल बोल सकते हो या बैटरी बोल सकते हो, ठीक है, बैटरी कहो या सेल कहो एक ही बात हुई। सेल क्या है? तो सेल देखिए सीधी सी बात है, ये हमें विद्युत ऊर्जा देता है। सेल हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। जैसे घड़ी में जो बैटरी लगता है, दीवाल घड़ी जो होती है, पेंसिल बैटरी आता है ना, वो भी क्या है? सेल है। और उस सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देना। दीवार की घड़ी में हम जैसे ही लगा देते हैं घड़ी चलने लगती है, तो भाई वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हमको दे रही है तो कोई तो एनर्जी है उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो कौन सी एनर्जी है? तो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा। उसमें जो भी पदार्थ भरा हुआ है वो रासायनिक पदार्थ है, और वही पदार्थ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछा जाए कि सेल क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात समझ में आया? अगर हम आपसे पूछे सेल क्या है, तो सिंपल सोचिए, पहले सोचिए कि सेल में होता क्या है। तो सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, उसकी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये बात समझ में आया? बाद में जाकर के पता चला कि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। कैसे? मोबाइल के चार्जर को ले लीजिए, सॉरी मोबाइल के चार्जर नहीं, मोबाइल के बैटरी को ले लीजिए। मोबाइल का बैटरी खत्म होता है तो क्या करते हो? आए? ये मोबाइल का चार्जर हो गया, ठीक है। अगर बैटरी मोबाइल का खत्म हो जाए तो हम मोबाइल में इसको खोस देते हैं। ये चार्जर क्या करता है? चार्जर भी हमें कहीं किसी सोर्स से विद्युत ऊर्जा ला करके किसको एनर्जी देता है? मोबाइल को कौन सी ऊर्जा देगा? यस, विद्युत ऊर्जा। मोबाइल को विद्युत ऊर्जा देता है, और मोबाइल विद्युत ऊर्जा ले करके कहाँ स्टोर करता है? बैटरी में। और बैटरी में अंदर कौन सा पदार्थ रहता है? यस, तो रासायनिक पदार्थ है तो वो तो रासायनिक ऊर्जा ही रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैटरी ऐसी भी हो सकती है जो विद्युत ऊर्जा ले करके आप पुनः किस ऊर्जा में बदल जाए? रासायनिक ऊर्जा में। अब फिर जब आप मोबाइल चालू करिएगा तो वही रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलने लगेगा? यानी कि एक ऐसी बैटरी जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं में हो सकता है, बदला बदली हो सकता है। तो ऐसे को हम लोगों ने, तो शुरुआत में जब सेल खोजा गया था ना, तो ये सेल नहीं खोजा गया था। पहले सेल जो खोजा गया था उसमें सिर्फ यही था कि रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और बाद में पता चला कि हम ऐसे सेल भी बना सकते हैं, है ना, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा दोनों बदल सकते हैं। इसीलिए पहला बार में जो सेल खोजा गया उसका नाम प्राथमिक सेल पड़ गया, और दूसरा बार में जो सेल खोजा गया उसका नाम द्वितीयक सेल पड़ गया। समझ में आया? द्वितीयक सेल का एक और नाम है संचायक सेल। समझ में आया? आपसे पूछा जाए संचायक सेल क्या है भाई, तो संचायक सेल का मतलब वैसा सेल या वैसा बैटरी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा दोनों में बदल सके, उसे हम संचायक सेल या संचायक बैटरी कहते हैं। अब प्राथमिक सेल किसको कहेंगे? प्राइमरी सेल क्या है? तो वो केवल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब आपसे पूछे कि मार्केट में कौन सा ऐसा सेल है भाई जो मतलब विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं? जैसे हम बोले कि घड़ी की दीवार की बैटरी, जो दीवार घड़ी है उसका बैटरी कैसा है? प्राथमिक सेल है। समझ में आया? और मोबाइल का बैटरी द्वितीयक सेल है। हाँ, संचायक सेल या द्वितीयक सेल बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? इनका काम क्या है?
विद्युत ऊर्जा देना। और विद्युत ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह किसके माध्यम से पहुंचता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। इलेक्ट्रॉन जब दौड़ते हैं तो ही विद्युत ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। समझ में आया? और किस चीज का प्रवाह होता है? धारा का। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा में होता है या इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है? जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है उसके उल्टा कौन बहता है? धारा। समझ में आया? यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है। ठीक है, यानी धारा जहाँ बहती है उसी पर फोकस करना है आपको, तब जा करके आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आएगा। तो सेल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ये सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देना। समझ में आया? इलेक्ट्रिक एनर्जी देने का मतलब हुआ कि इस परिपथ में अगर हम कहीं भी एक बल्ब भी जोड़ दें तो बल्ब का अपना प्रतिरोध होगा। अगर हम एक बल्ब भी जोड़ देंगे तो ये बल्ब क्या करेगा? यहाँ से एनर्जी खींचने लगेगा, यानी इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। धारा किधर से किधर बहेगा? प्लस से माइनस की ओर, इधर से इधर बहेगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेंगे? मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल दिए, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइनस से प्लस की ओर दौड़ते हुए, और धारा इनके विपरीत बह रहा है। यहाँ बेचारा इलेक्ट्रॉन आया, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा मिला, तो यहाँ बल्ब ने इसकी एनर्जी को एकदम खींच लिया। समझ में आया? चूस लिया एकदम साफ। तो पूरा एनर्जी जब ये खा गया तो ये तो प्रकाश बना दिया, लाइट बना दिया। समझ में आया? बेचारे इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी तरह भी चलते चलते यहाँ तक कहरते हुए आए, लेकिन जब यहाँ पर जब पहुंचे तो ये प्लस वाले भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि आओ हम तो तुमको खींच ही लेंगे, तुम खाली थोड़ा सा पार हो जाओ। ये तो खींच ही रहा था पहले से। ये जैसे ही इधर आया ये प्लस वाले ने इसको क्या कर लिया? खींच लिया। अब इतना जोर से खींचा, इतना जोर से कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मान के चलिए कि एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, बीच में खाई है, ठीक, और कोई दूर से दौड़ते आ रहा है, एकदम दूर से उधर से दौड़ते आ रहा है, और बीच में ये खाई है, और दौड़ते 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 आया और उसको ये पार करना है, तो कैसे पार करेगा? कूदेगा। अगर वो कूदेगा तो ये भी हो सकता है कि खाई में चल जाए, है कि नहीं? ये भी हो सकता है कि पार कर जाए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पहाड़ के बीच खाई है? लग रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते जब यहाँ तक आएगा तो इतना स्पीड में दौड़ रहा होता है कि हो सकता है कि खाई में गिर जाए, या ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पार कर जाए। तो अब ध्यान से देखना, सेल के अंदर और सेल के बाहर से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि धारा की दिशा किधर होती है। तो अब तुम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हो, ध्यान से समझना। सेल के बाहर धारा किधर से किधर बहता है? प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर, अब सेल के बाहर धारा बहा प्लस से माइनस, तो इसके लिए तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी धारा का दिशा पता करना हो तो तुम बस फोकस किस बात पर करोगे? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन के ठीक उल्टा चलता है कौन? धारा। तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस की ओर गया था, तो धारा किधर बहेगा? प्लस से माइनस। अब बेचारा इलेक्ट्रॉन दौड़ करके जब यहाँ तक आया है, और अगर बाई चांस खाई में गिर गया तो गया, और नहीं तो इसको अगर वो पार कर गया, तो इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर किधर से किधर गति कर रहा है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? प्लस से माइनस। तो धारा किधर बहेगा? तो यहाँ पे धारा की दिशा उल्टी हो गई। सेल के अंदर धारा किधर से किधर बहता है? माइनस से प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि धारा सेल के अंदर भी बहता है। सेल के बाहर तो सुने थे कि सेल के बाहर धारा बहता है, लेकिन सेल के अंदर भी धारा बहता है, ये भी बात सही है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है ये इलेक्ट्रॉन इतना रनिंग करते हैं, अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से सेल के अंदर भी धारा बहती है। यानी जो तुम बैटरी यूज कर रहे हो, ये मत समझो कि वो बैटरी फुल चार्ज है तो हमेशा फुल चार्ज रहेगा। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सेल के अंदर बहने वाली धारा की वजह से क्या होगा? बैटरी धीरे 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 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आया?
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर धारा अंदर बहती है तो जहां धारा है वहां प्रतिरोध है। समझ में आया? I और R दोनों साथ में ही रहते हैं, यानी सेल के अंदर क्या मौजूद है? प्रतिरोध। सेल के बाहर प्रतिरोध तो है, लेकिन सेल के अंदर भी प्रतिरोध है। सेल का खुद अपना प्रतिरोध है। अब सेल जिस चीज से बनाया गया था, जिस विलयन का प्रयोग करके, जिस अम्ल का प्रयोग करके सेल बनाया गया है, वो अम्ल कैसा है, कितना सांद्र है, वो डिपेंड करेगा कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। समझ में आया? सांद्रता पर निर्भर करेगा कि भाई इसका प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के। एक बाहर जो हम लोग बल्ब, फ्रिज, टीवी जो भी यूज करते हैं उसका प्रतिरोध, एक सेल का खुद अपना प्रतिरोध। और उसी सेल के अपने प्रतिरोध का क्या नाम है? आंतरिक प्रतिरोध। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो एक लाइन में आप जानते हैं। देखिए एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होगा, वैसे समझने के लिए, किसी को बताने के लिए एक ही लाइन काफी है। सेल के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आया? अब सेल का प्रतिरोध उत्पन्न हुआ क्योंकि सेल के अंदर धारा की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस, और सेल के बाहर प्लस से माइनस। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो बढ़िया से। अब इतना तो हम जान गए कि सेल के अंदर भी धारा बहता है। हाँ, अब से हम सेल कभी बनाएंगे और उसके आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा करनी है तो इसके बगल में थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो ये बताएगा क्या चीज? आंतरिक प्रतिरोध को। और इसे सूचित करेंगे किस चीज से? छोटे आर से। बोलो बहादुर सब, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो आगे हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम लोग की बारी है विद्युत वाहक बल की, कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा कंफ्यूजनल टॉपिक है, विद्युत वाहक बल। कई बार तो एग्जाम में पूछ दिया है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, और ऑप्शन देखो कितना गजब का ऑप्शन, न्यूटन, बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज। लेकिन आप लोग को शायद हम विद्युत वाहक बल के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे कि विद्युत वाहक बल, एक बात तो कंफर्म है कि बल लगा है पर बल नहीं है ना। लेकिन जिन बच्चों को ये पता भी नहीं है और जो अंदाज पे मारना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही बल देखते हैं न्यूटन मार देते हैं। क्योंकि विद्युत वाहक बल है, तो बल अगर है तो दुनिया का कोई भी बल हो, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन आज से याद रखना है कि खाली इसको छोड़कर बाकी कोई भी बल हो न्यूटन मार देना है। लेकिन विद्युत वाहक बल हो तो न्यूटन मत मारना, वोल्ट मारना। वोल्ट आंसर होगा। अब वोल्ट है, वोल्ट ही क्यों? अब आप तो सोच रहे होंगे कि सर विभवांतर का नाम वोल्ट होता है, विभव का नाम वोल्ट होता है, तो इसका क्यों? तो इसके पीछे कारण, पहले नाम के बारे में इसके जानते हैं कि इसके नाम के पीछे विद्युत वाहक बल क्यों इसका नाम पड़ा, किसको कह रहे हैं हम विद्युत वाहक बल। तो नाम को पूरी तरह से एकदम समझिए, विद्युत वाहक। वाहक मतलब समझते हो? वाहक मतलब, वाहक का मतलब हुआ गति कराने वाला। समझ में आया? मोटिव, मोशन से सबसे ही ना मोटिव बना है, मोटिव मोशन से गति कराने वाला कोई तो है जो आवेश को गति प्रदान करता है। तो अब हमें ये बताइए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस केस को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, इसे इस पॉइंट तक जाना है ना। और केस नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसे इस पॉइंट तक जाना है, पर इधर हमने एक प्लेट लगा दिया जिसपे नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। बोलिए क्या इलेक्ट्रॉन खुद से यहाँ चला आएगा?
किस केस में होगा? केस 2 में क्यों, कारण बताओ। हाँ, यहाँ कोई तो है जो इसको मतलब धक्का भी दे रहा है और ये खींच भी रहा है, कोई तो है जो इसको चलाने का काम कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कौन किया? आए, इस इलेक्ट्रॉन को गति ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज किया। आप हमें ये बताइए, इस सर्किट में माइनस चार्ज और प्लस चार्ज किसके पास है? बैटरी के पास है, सेल के पास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ना है तो उसे दौड़ने के लिए वो खुद से कभी नहीं दौड़ सकता। उसे अगर दौड़ना है तो दौड़ाने वाला चाहिए, धक्का देने वाला चाहिए। धक्का देता कौन है? माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और ये किसके पास है? सेल के पास। अच्छा ये बताओ, ये भी बिजली जहां से भी आ रही है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ रहा है? कोई तो है जो धक्का दे रहा होगा। क्या इसमें बैटरी लगाया गया है क्या? बहुत बड़ा बैटरी नहीं, डायनेमो से चल रहा है। डायनेमो आगे पढ़ेंगे हम लोग, 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पावर हाउस में बहुत बड़ा डायनेमो लगा हुआ है, उससे चल रहा है। तो उसके पास पावर है ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन को हम धक्का दे सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, अगर वहां प्लस और माइनस चार्ज उपस्थित है और वो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने की ताकत रखता है, और वो भी इतना दौड़ाने का ताकत रखता है कि पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमा दे। इस सेल में इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ करके पूरा एक चक्कर घुमा दे, चाहे कैसनो रास्ता हो। इतना ताकत अगर इसके पास है तो उस पूरे ताकत को ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया? और वो ताकत किस वजह से आता है? तो वोल्टेज के वजह से, एनर्जी के वजह से आता है। समझ में आया? तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि एक कूलम आवेश है ना, एक कूलम आवेश को अगर कोई सेल पूरे अपने परिपथ में चारों तरफ एक चक्कर घुमा दे तो एक कूलम आवेश द्वारा किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया? विद्युत वाहक बल क्या? तो ये भी एक प्रकार का कार्य ही है, एकांक आवेश द्वारा। लेकिन किसी भी परिपथ में कोई अगर स्रोत है और वो स्रोत एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्र घुमाने के लिए अगर कार्य करा दे तो उस सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? उस सोर्स के जितने वोल्टेज होंगे, उसको वोल्टेज की बात करें, विभवांतर की बात करें, उसे ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। संक्षेप में ईएमएफ बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ईएमएफ केवल बैटरी में ही हो सकता है या किसी और चीज में भी हो सकता है? हर किसी भी चीज में हो सकता है जो इतना पावर रखता हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे समझिए। यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है इसके पास ईएमएफ मान के चलिए कि 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का ईएमएफ है। यहाँ बल्ब जो लगाए हो, बल्ब 10 वोल्ट का है। ठीक, बल्ब 10 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट में से 10 वोल्ट ये मिल गया, इसको मिल गया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये बैटरी, ये बल्ब 12 वोल्ट का हो और बैटरी भी 12 वोल्ट का हो, ठीक है, अगर 12 वोल्ट की अगर बल्ब को यहाँ लगा दिया जाए और एक 10 वोल्ट को लगा दिया जाए, तो ध्यान देना बढ़िया से। बल्ब हमारे कितने कितने तरह के हैं? दो, एक 12 वोल्ट का, एक 10 वोल्ट का। बैटरी कितना वोल्ट का है? मार्केट से हमने ये सोच करके बैटरी लाया कि वो 12 वोल्ट का बैटरी है, चार्ज कर लिए पूरा। दो तरह के बल्ब थे। मैंने 10 वोल्ट का जब यहाँ पे बल्ब लगाया, बहुत अच्छा लाइट किया। और जब 12 वोल्ट के ही बल्ब को लगाए तो ये लाइट थोड़ा कम किया। बल्ब जला लेकिन लाइट कम किया, जबकि 12 वोल्ट ये प्रोवाइडर है, ये 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। लाइट बहुत अच्छा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो प्रॉब्लम कहाँ आ गया? तो आपको मालूम है वोल्टेज कैसे निकलता है? धारा और प्रतिरोध के गुणनफल से। अगर इसे 12 वोल्ट दिया जा रहा है तो इसे लाइट बहुत अच्छा करना चाहिए था,
पर अच्छा लाइट नहीं किया, 10 वोल्ट लगाए तब किया। इसका मतलब हुआ कि 10 वोल्ट वाला लाइट अगर अच्छा कर रहा है तो यहाँ 10 वोल्ट ही मिल रहा है। ये 12 वोल्ट भले ही है लेकिन ये दे कितना रहा है 10, तभी ये ज्यादा लाइट कर रहा है। तो 2 वोल्ट का घोटाला हो गया। ये 2 वोल्ट गया कहाँ? तब फिर दिमाग में आया कि धारा केवल बाहर ही थोड़ी बहती है, धारा तो सेल के अंदर भी बहता है। प्रतिरोध केवल बाहर ही थोड़ी होता है, प्रतिरोध तो अंदर भी होता है। समझ में आया? तो प्रतिरोध अंदर वाले को हम स्मॉल आर बोलते हैं। अगर इसमें आई से गुना कर दें तो ये वोल्टेज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये वाला वोल्टेज सेल को ही ले लिया, सेल ही खुद खा गया। सेल 2 वोल्ट वही ले लिया और वो किसके वजह से हुआ? आंतरिक प्रतिरोध के वजह से। यानी कि अगर हम मार्केट से 12 वोल्ट की बैटरी ला रहे हैं तो वो आपको पूरी तरह से 12 नहीं देगा, ये बात याद रखिए, उससे कम ही देगा। क्यों? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ वोल्टेज खींच लेगा। ये बात क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो यहां बताइए इस बल्ब को कितना वोल्ट मिल रहा था? 10 वोल्ट। इस 10 वोल्ट को हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। बात समझ में आया? सेल का जो वोल्टेज है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। सेल के वोल्टेज को विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध जो बाहर लगा हुआ है उसके वोल्टेज को टर्मिनल विभवांतर, और सेल के प्रतिरोध को। तीनों बात समझ में आ गया? तीनों फिर से एक बार में सुन लीजिए बढ़िया से। सेल वो जितना वोल्टेज का होगा, वो जितना वोल्ट देगा, उसको ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल बोलना है। याद हो गया? टर्मिनल वोल्टेज, सेल किसी को जितना वोल्टेज दे रहा होता है वो उतना देता नहीं। समझ में आया? आंतरिक प्रतिरोध से कुछ वोल्टेज क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक परिपथ है, तो इस परिपथ का वोल्टेज कितना है? भी है। यहाँ एक सेल है और इसका ये कौन सा प्रतिरोध हो गया? आंतरिक। अच्छा, ये भी बराबर क्या होगा? आई आर, क्योंकि इसमें कौन सी धारा बह रही है? आई। तो आई आर हुआ। ये कौन सा प्रतिरोध हुआ? तो बोलो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? इस वोल्टेज को थोड़ा देर के लिए क्या मान ले रहे हैं? एक्स। तो एक्स बराबर बोलो क्या होगा? आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ आई से कैपिटल आर में गुना क्यों हुआ? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? आर है, और इसका प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। हम कभी भी वोल्टेज कैसे निकालते हैं? धारा में प्रतिरोध से गुना करके। तो धारा में प्रतिरोध से यहाँ भी गुना हुआ, यहाँ भी गुना हुआ। बोलो इसका टोटल ईएमएफ मान लेते हैं कि टोटल ईएमएफ ई है। इसका जो ईएमएफ है यानी विद्युत वाहक बल है वो टोटल कितना है? ई। ई का मतलब हो गया, मान के चलिए ये 12 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। तो 2 वोल्ट कौन हो गया है? ये वाला पार्ट। बात बुझाया? तो बोलो 12 वोल्ट बराबर क्या होगा? 10 वोल्ट और प्लस में 2 वोल्ट। 12 वोल्ट को हम क्या बोल रहे हैं? ई। 10 वोल्ट को क्या बोल रहे हैं? भी। और इसको क्या बोल रहे हैं? एक्स। तो क्या हम ई बराबर भी प्लस आई आर बोल सकते हैं? भी प्लस आई आर, ऐसा बोला जा सकता है। ये हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, यानी विद्युत वाहक बल का। टर्मिनल वोल्टेज प्लस में आई आर, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, और प्लस में क्या बोलेंगे? आई आर। आई आर किसका वोल्टेज है? तो आंतरिक प्रतिरोध का या सेल का। सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध का वोल्टेज हो गया। अब बोलो क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें? विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? अगर ये एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आपको बोलना है किसी सेल द्वारा, ये सेल है, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब 1 कूलम, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्र घुमाने के लिए, एक चक्र मतलब समझ रहे हो ना, यहां से 1 कूलम आवेश चला और ऐसे 1 कूलम आवेश पूरा एक चक्र घूमा, तो एक चक्र घूमने में जितना कार्य होगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे?
विद्युत वाहक बल। समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि विद्युत वाहक बल क्या है तो आंसर क्या होगा? एक सेल में, है ना, एक सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्र घुमाने में जितना कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये परीक्षा में लिखने के लिए हो गया, किसी को बताने के लिए ये नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि सेल का जितना भी वोल्टेज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का मतलब बैटरी 12 वोल्ट के है तो 12 वोल्ट ही क्या है? विद्युत वाहक बल है। कुछ इसमें रोचक बात भी है, डिफरेंस कि टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में दोनों में क्या फर्क है। तो टर्मिनल वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है? सेल ही करता है। मतलब सेल से ही जो वोल्टेज निकलता है वही वोल्टेज किसको मिलता है? मतलब किसी विद्युत युक्ति को मिलता है, जैसे बल्ब को मिलता है। बोलो, क्लियर हो गया? अब क्या करो कि विद्युत वाहक बल लिख के डैश दो और डेफिनेशन लिख। हो गए तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो लिखो, विद्युत वाहक बल लिख के डैश दो। ये 2 मार्क्स के लिए है। एक सेल में एकांक धन आवेश को एकांक धन आवेश को एकांक धन आवेश को परिपथ में पूरा एक चक्र घुमाने के लिए परिपथ में पूरा एक चक्र घुमाने के लिए परिपथ में पूरा एक चक्र घुमाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है जितना कार्य करना पड़ता है जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे संक्षेप में ईएमएफ कहा जाता है। इसे संक्षेप में ईएमएफ कहा जाता है और इसे स्मॉल ई या कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं इस टाइप का ई देखेगा सब, है ना, ऐसा। ये एप्सिलॉन मत समझना, ये भी ई है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो आप वो मत लिखिए, यही लिखिए खाली, इसे स्मॉल ई या कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। हो गया? अब बताओ हमको, किया गया कार्य को ही ना हम लोग विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, आए? तो कार्य के हम किस चीज से सूचित करते हैं? W से। किए गए कार्य को W से सूचित करते हैं। अब किसके द्वारा कार्य हो रहा है? आवेश द्वारा। तो आवेश द्वारा किया गया कार्य, अगर हम कहें कि 5 कूलम आवेश है, यहाँ से एक बार में कितना कूलम निकला? 5 कूलम निकला। घूम के आया यहाँ पर, जहां से चला था वहीं पे आया घूम करके 5 कूलम। कार्य किया 50 जूल का, तो 1 कूलम कितना किया? 10। कैसे लाए? 50 जूल में माने डब्लू में भाग दिए 5 कूलम से, यानी किससे? क्यू से। समझ में आया? तो जा करके कितना आया? 10 जूल प्रति कूलम आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। इसे किस चीज से सूचित करते हैं? ई से। तो ई का फॉर्मूला क्या हुआ? W/Q। क्या यही फॉर्मूला V का भी होता है? V का विभवांतर का याद कीजिए, विभव का V बराबर W/Q। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इसीलिए दोनों का मात्रक भी सेम होगा। इसका मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक वोल्ट होगा या जूल प्रति कूलम
या आप इसे क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे ये फिगर जो देख रहे हैं, तो इसमें सबका नाम हम लिख रहे हैं। जैसे इसका नाम, इसका ये जो देख रहा है सब, इस प्रतिरोध का नाम क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध होगा। अच्छा, इस वोल्टेज का नाम क्या होगा, टर्मिनल, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। और इस प्रतिरोध का नाम क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए और बना लीजिए पूरा, ठीक है, टोटल। हाँ हाँ, 2 बार ला लिखा गया है, टर्मिनल। थैंक यू बताने के लिए। तो विद्युत वाहक बल का 2 फॉर्मूला याद रखें, E बराबर V प्लस आई है, W/Q। याद क्या रखना है, ऐसे ही याद रहेगा, इंटरनल वोल्टेज प्लस एक्सटर्नल वोल्टेज। इसको लिखने के बाद टर्मिनल विभवांतर लिख के डैश देना है। हो गया। बोले, ये हेडिंग लिखिए, कहाँ गया भाई, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर लिख कर डैश। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में सेल के द्वारा, सेल के द्वारा, सेल के द्वारा किसी युक्ति को, किसी युक्ति को प्राप्त होने वाले विभवांतर, किसी युक्ति को प्राप्त होने वाले विभवांतर, किसी युक्ति को प्राप्त होने वाले विभवांतर को
टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। हो गया। अब लिख लीजिए आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध देखिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। लेकिन सेल के अंदर, सेल के अंदर धारा की दिशा, लेकिन सेल के अंदर धारा की दिशा धारा की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसके कारण उत्पन्न प्रतिरोध को, जिसके कारण उत्पन्न प्रतिरोध को, अर्थात सेल के प्रतिरोध को, अर्थात सेल के प्रतिरोध को अर्थात सेल के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। हो गया। अब आपको इस तीनों में संबंध पढ़ना है, फॉर्मूला एक तो पढ़ना है, ठीक है, वो बता दे रहे हैं, बस उसके बाद छोड़ देंगे। तो भाई हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? ईएमएफ, टर्मिनल, ईएमएफ जब भी बोलेंगे तो समझ जाओगे ना, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर यानी कि भी, और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। इसमें एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, ये सेल हो गया जिसका ईएमएफ ई हो गया, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ पे x इक्वल टू आई आर होगा, और यहाँ पे v इक्वल टू आई आर, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने जाना कि ये दोनों वोल्टेज मिला करके ही ईएमएफ के बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि E बराबर जो है वो v प्लस एक्स के बराबर है, और v किसके बराबर है? आई आर, और x किसके बराबर है? यही ना है। हम लोग को ये वाला v का मान नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, हमको किसी तरह भी इसमें से i हटाना है। हम लोग को इसमें से i अगर हटाना है तो ओम का नियम फिर से अप्लाई करेंगे। आपको मालूम है ओम का नियम v बराबर आई आर होता है ना, तो i बराबर क्या होगा? ये होता है,
ये वही धारा है जो यहाँ पे मौजूद है। अगर ये धारा और ये धारा दोनों समान है तो हम ये V बटा R कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम इस I के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V बटा R। तो E बराबर V प्लस V बटा में R और स्मॉल क्या है, R है। ये समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके बाद देखिए क्या करना है। इसमें भी कॉमन है तो हम इसमें भी कॉमन ले रहे हैं, या हम चाहते हैं, देखो हमारा मकसद है आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना, तो अपने आप ये फॉर्मूला, तो हम स्मॉल r का मान निकालना चाहते हैं, तो किसको किधर कर दे, इनको उधर कर दे रहे हैं, इसमें से इसको, ठीक है। तो E माइनस भी इक्वल टू वी आर बटा में आर, ये हो जाएगा। अब ये वाला पलट जाएगा क्या उधर जा करके, तो हम क्या लिख सकते हैं, V बटा आर पलट के क्या हो जाएगा, R बटा भी, और ब्रैकेट के अंदर इसको शुरू में लिख ले रहे हैं स्मॉल r। ये वाला वैल्यू V बटा आर पलट के क्या हो जाएगा, R बाई भी, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, E माइनस भी। इस V को अंदर भेज सकते हैं तो क्या प्राप्त होगा, R इंटू E बटा में भी माइनस V बटा में भी मिलेगा। V से भी क्या होगा, तो फाइनली हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, यानी आंतरिक प्रतिरोध का, R इंटू E बटा भी माइनस 1। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे चल के बहुत जरूरी पड़ेगा इसका। विद्युत वाहक बल ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज, माइनस में 1 और इंटू में आपका क्या रहेगा, R। ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। EMF यहाँ ई के जगह पर, हाँ लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हम आपको विभव मापी पढ़ाएंगे, पोटेंशियोमीटर, तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए यहाँ से।